बयान है उसको लेकर काफ़ी विवाद मचा है, जबकि एक एक्सप्रेशन की या राइट टू स्पीच है सबके लिए। किस तरह से लेते हैं आप सबको, क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि जहाँ तक नुपुर शर्मा जी का बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को या किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में किसी भी नागरिक को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका अधिकार एक फंडामेंटल राइट के तौर पर प्राप्त है। उस नाते से उसकी अपनी एक मर्यादाएं, उसका दायरा रहता है और नुपुर शर्मा जी के बयान को लेकर के कानून अपना कार्रवाई कर रहा है और कानून के तहत जो भी तो कानून की समीक्षा में जो भी निर्णय आएगा वो पूरे देश को स्वीकार है। लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणियां और उनको लेकर के धमकियां जो दी जा रही हैं वह भी किसी भी तौर पर बर्दाश्त के काबिल नहीं और सभ्य समाज में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता है। वाणी की हिंसा से भी तकलीफ होती है और हिंसा और प्रतिहिंसा कोई करना चाहे तो वह भी सभ्य समाज का तकाजा उसको स्वीकार नहीं करता है। तो इस नाते से मैं इस प्रकार के किसी भी धमकी भरे शब्दावली की घोर निंदा करता हूँ। एक अग्निपथ, क्योंकि आप खुद भी फौजी रहे हैं, तो जो अग्निवीर और अग्निपथ योजना है इसको लेकर भी काफ़ी बवाल है, युवाओं के मन में काफ़ी इसको लेकर शंकाएं हैं। आपने देखा होगा विरोध भी हुआ इसका बकायदा। अभी योजना शुरू की जा रही है और जैसे जैसे योजना लागू होगी, अमल में आएगी, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश ध्यान में आएंगी तो उनमें सुधार करते चले जाएंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बेहतर योजना के तौर पर यह देश में कामयाब होगी। हरियाणा को अलग विधानसभा बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने जो स्वीकृति दी है, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं श्रीमान मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा के निर्माण के 50 वर्ष बाद एक संकल्प लिया था कि हरियाणा का अपना हाई कोर्ट हो, हरियाणा की अपनी विधानसभा हो, हरियाणा का अपना सेक्रेटेरिएट चंडीगढ़ के अंदर हो और चंडीगढ़ हमारी राजधानी, हर इन सब चीज़ों का केंद्र चंडीगढ़ ही रहना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार में माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष, श्रीमान अमित भाई शाह जी के समक्ष विषय उठाया और माननीय गृह मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देता हूं और माननीय गृह मंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हरियाणा को एक प्रकार से एक सौगात देने का काम किया है कि हरियाणा के जनता की आवाज़ उठाने वाला लोकतंत्र का मंदिर, उसका अपना एक स्वतंत्र प्रांगण बन सके, स्वतंत्र भवन बन सके। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो हमारा चंडीगढ़ पर दावा है वो कमजोर हो जाएगा। अगर विधानसभा के लिए जमीन लेनी है हरियाणा सरकार को तो जो मौजूदा विधानसभा भवन है उसके साथ ही एक्सटेंशन अगर हो तो बेहतर है, वरना हमारा दावा कमजोर होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया। इसके साथ ही पंजाब भी विरोध कर रहा है इसका। देखिए, पंजाब के विरोध करना का भी अपने आप में कोई कारण नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का एक साझा इलाका है और 50 साल से अधिक हमने मिलकर के इस चंडीगढ़ को सींचा है और चंडीगढ़ को हमने साझा किया है। पंजाब चाहे अपना अलग विधानसभा भवन बनाना चाहता है, बनाए। और मुझे हैरानी होती है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो पंजाब की तर्ज पर पंजाब के भाषा बोलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कौन से कारण है कि एसवाईएल का फैसला आने के बाद भी इतने सालों तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 143 के तहत वो मुद्दा लंबित रहने दिया। देश में उनकी इतनी चलती थी। सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में हरियाणा के हितों का समझौता उन्होंने करते हुए एसवाईएल का पानी आने नहीं दिया। कभी अलग हाई कोर्ट को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई, कभी अलग विधानसभा भवन बन जाए इसके लिए संजीदगी नहीं दिखाई।
ऐसे आदमियों की सलाह की ना तो जरूरत है और जनता ने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा है कि वो सलाह दे सके। सर, अशोक स्तंभ की अगर हम बात करें, जो नया पार्लियामेंट के ऊपर अभी अनावरण जिसका किया गया प्रधानमंत्री जी की तरफ से, विपक्ष का कहना है कि उसकी जो पहले के जो हाव भाव थे वो उस अशोक स्तंभ के अंदर बदल दिए गए हैं। किस तरीके से इस पूरी प्रतिक्रिया को आप देखते हैं? आपने भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सुनी होंगी। ये विपक्ष की मानसिकता हास्यास्पद स्थिति में दिखाई देती है कि जो उनकी विफलता है कि 75 साल देश की आज़ादी के बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या के आवश्यकता के अनुसार एक बड़े 140 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधियों का समय समय पर होने वाले डिलिमिटेशन के कारण से जो सांसदों की संख्या बढ़ने वाली और बढ़नी चाहिए, उनको एक बड़े भवन की आवश्यकता ये बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक दूरगामी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए एक नए भवन का निर्माण न केवल संकल्प किया, उसको समय सीमा में पूरा करने का काम आगे बढ़ रहा है। और वह भारत का वह आर्किटेक्चर और भारत का वह जो नेशनल सिंबल हमारा है, उसको कल उसकी स्थापना हुई है। ओपोजिशन की स्थिति हास्यास्पद, वो इतनी भयाक्रांत है कि उनको एक प्रतीक के उस मूर्ति के अंदर से भी कोई ना कहीं भय दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान हो, हरियाणा हो, ओपोजिशन, विपक्ष, वह देश के सरोकारों से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। देश की जनभावना, देश की नब्ज को वो समझ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। विपक्ष केवल मात्र विपक्ष के कुछ नेता अपने स्वयं के हित में, अपने परिवार के हित में, अपने बच्चे के हित में, बच्चों के हित में अपनी ही पार्टियों को बर्बाद करने पर तुले हैं। बर्बाद कर दिया है। जनता की आवाज नहीं उठाते हैं, जनता के सरोकारों से उनको कोई सरोकार नहीं है। आज तक एक भी किसी मुद्दे पर जनता को साथ लेकर के कोई अभियान नहीं चला पाए। इधर उधर मीडिया के माध्यम से किसी प्रकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके, या कभी कोई वर्ग के नाते से, चाहे वो किसान आंदोलन हो या कोई और वर्ग का कोई विषय निकल के आया हो, उसके ऊपर सवारी करने की कोशिश में तो दिखाई दिए हैं, लेकिन एक भी मुद्दा के साथ में वो जनता को अपने साथ जोड़ नहीं पाए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष वह कंप्लीटली वह मुख्य धारा से पूरी तरह से वह विमुख हो चुका है, अलग हो चुका है। जनता की नब्ज को वो समझ नहीं पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, और एक भी मुद्दे पर कोई गंभीर वह विषय खड़ा नहीं कर पा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष आज के दिन, हिंदुस्तान हो, हरियाणा हो, वह निरर्थक है और पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। कैप्टन साहब, पर ये जनतंत्र के लिए या लोकतंत्र के लिए, क्योंकि सभी दलों का, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, या उनका एक्टिव रहना आपको लगता जरूरी है। ये कैसी स्थिति जो है देश में, राज्य में पनप रही है, जो विपक्ष जैसा आप कह रहे हैं कि शून्य है, तो ये क्या अच्छी परंपरा स्थापित हो रही है लोकतंत्र के लिए? स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने संसद के पटल से कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत और स्वस्थ विपक्ष बहुत आवश्यक है। हर विषय पर देश में चर्चा हो, विपक्ष उसमें अपनी भूमिका निभाए, विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर जहां आवश्यक हो वहां सावधान करे, सजग प्रहरी का काम करे, जहां आवश्यकता हो वहां पर सकारात्मक सहयोग देने का काम करे, नकारात्मकता छोड़ करके समालोचना करने का काम विपक्ष करे। लेकिन अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय अपने स्वयं के परिवारों के हितों को लेकर के ही केवल चिंतित हो,
तो मजबूत विपक्ष बनाना पक्ष का काम नहीं होता है। पक्ष का काम नहीं है कि हम पक्ष वहां एक विपक्ष खड़ा करें जो हमारे से वास्ता ताल्लुक नहीं रखते, हमसे सहमत नहीं हो, जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं हो, जो हमारे कार्यप्रणाली से कार्यशैली से जिनको सहमति ना हो, हमारे मुद्दों से विषयों से जिनको सहमति ना हो, हमारे काम से जिनको संतुष्टि ना हो, तो वह अपने विषयों को लेकर के समाज के बीच में जाकर के और वह विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, जरूर निभाएं। लेकिन आज इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि एक तो मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में, मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो सरकार काम कर रही है, उसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जन भावना के विपरीत हो और जिसका लाभ विपक्ष उठाने की स्थिति में आ सके। तो पूरी तरह से एक जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकारें, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली सरकारें आज काम कर रही है, जिसके कारण विपक्ष आज पूरी तरह से समाप्त की ओर है। कैप्टन साहब, कल यशवंत सिन्हा थे यहाँ चंडीगढ़ में, वो अपने कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करने आए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। एक तो उन्होंने बड़ी बात ये कही कि केंद्रीय जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी के पूर्व नेता रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अटल जी के समय ऐसा नहीं होता था, अब एक आदमी हर संस्था पे कब्जा करना चाहता है। देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। राष्ट्रपति पद का चुनाव देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का चुनाव है, उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। उस पद की भी अपनी गरिमा है, उस पद के चुनाव की भी अपनी एक गरिमा और मर्यादा है। उसी गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। ये हरियाणा में विधायकों को लगातार धमकियों के मामले आ रहे हैं सामने। ये जो है, क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़े हैं या ये गैंगस्टरों से जुड़े हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, गैंगस्टर का विषय हो, अपराध का विषय हो, वो कानून व्यवस्था का ही विषय है और निश्चित तौर पर इस प्रकार के किसी भी विषय को हल्के में लेने का कोई कारण नहीं हो सकता है। आम नागरिक को सुरक्षा देना, जनप्रतिनिधि को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी मजबूती से और तत्परता से कर रही है और जो भी आवश्यक होगा वह सरकार वह कदम उठाएगी ताकि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिक की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। कैप्टन साहब, जो कुलदीप बिश्नोई है उनका कांग्रेस से मोह भंग और बीजेपी की तरफ बढ़ता झुकाव, तो कैसे राजनीतिक घटनाक्रम देखते हैं? वह कांग्रेस के माननीय विधायक हैं, मैं इतना ही जानता हूं। हमारे मित्र हैं, आपके समाचार पढ़ते रहते हैं। उनका जैसे कोई निर्णय होगा, जैसा वो फैसला करेंगे, वो अपने हित में वह ठीक सोचेंगे, जो भी सोचेंगे। समाचार पत्रों की आपने बात की, समाचार पत्र में तो आज लिखा हुआ है कि कांग्रेस समझाएगी नहीं, बीजेपी बुलाएगी। देखिए, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनका लंबा अनुभव है, वे एक राजनीतिक परिवार की विरासत को लेकर चल रहे हैं और मित्र के नाते हम उनका सम्मान भी करते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई जगहों का, कई लोगों का, कई साथियों के साथ उनके अपने अच्छे खट्टे मीठे कड़वे उनके अपने अनुभव हैं। वह अपना हित जानते हैं, वह अपने हित को कहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसकी चिंता वो स्वयं अच्छे से करना जानते हैं। तो वो जो भी उनके स्वयं के हित में फैसला लेंगे, मुझे विश्वास है ठीक फैसला लेंगे। विरासत के तो बीजेपी खिलाफ है, फिर कैसे बीजेपी के अंदर समा पाएंगे? परिवारवादी राजनीति के ऊपर हमारे कुछ नीतिगत विषय हैं और उसमें हम बड़े स्पष्ट हैं और हमारे जो परिवारवादी राजनीति को लेकर के जो हमारे विषय है, नीतिगत निर्णय हैं, मुझे विश्वास है कि
मेरे मित्र इतने अनुभवी हैं कि वो सब चीज़ों को जान समझ करके ही वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगे। कैप्टन साहब, हरियाणा में आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, बहुत दिनों से काफ़ी जेजेपी के विधायक नाराज हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के दरबार में तो हमारी सुनवाई होती है, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दरबार में सुनवाई नहीं होती, कैसे देखते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली की जो सहयोगी दल के विधायक प्रशंसा करें तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा विपक्ष के विधायक भी करते हैं। ये तो उनकी कार्यशैली है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, और पार्टी हमारा संगठन है उसको यशस्वी करने के लिए उनका साधुवाद भी देता हूँ। ये जो गुरुग्राम में 3 दिवसीय आपकी बैठक होने जा रही है संगठन की, हाँ मास्टर, तो इसमें एक तो क्या एजेंडा रहेगा, शामिल होंगे आप, कैसे रहेगा? जी, पार्टी संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 3 दिन का एक चिंतन शिविर का आह्वान किया है और उनके आह्वान पर हम सब कार्यकर्ता वहाँ एकत्र होकर के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में उनका आकलन करते हुए और उसमें भाजपा के कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो, भविष्य में किस प्रकार से संगठन को और मजबूत किया जाए, आने वाले समय के जो राजनीतिक कार्य योजनाएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए देश और समाज के हित में संगठन लगा रहे, काम करते रहे, इसके ऊपर हम चिंतन करके एक निर्णय करेंगे कुछ। ठीक है, धन्यवाद सर। फिट तो नहीं बैठता, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ। बोला हथियार डाल रखे हैं, इसको मतलब ये थोड़ी चलाना बोले। फिट तो नहीं बैठता, लेकिन उनका कहना था, उसका भाव है यही है। आप भले टीवी प्रवक्ता वाला वो प्रवक्ता, कोशिश कितनी भी कर लो खबर तो निकलनी नहीं कोई अलग से। परिवारवादी वाली कुलदीप बिश्नोई की आएगी।